गुड मॉर्निंग थर्ड ईयर। आज एक नया यूनिट शुरू कर रहे हैं जो कि थर्ड यूनिट है, जो कि स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसमें आता है। तो सबसे पहले तो ये जानें कि स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या, उसमें हम क्या पढ़ते हैं। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी विज्ञान की एक प्रमुख शाखा है जिसमें हम विद्युत चुंबकीय विकिरण तथा पदार्थ के बीच में अंतर क्रिया का अध्ययन करते हैं। यानी कि स्पेक्ट्रोस्कोपी इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विथ मैटर। तो अब हम जाने कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो क्या है। तो द टर्म जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन टर्म है वो रिप्रेजेंट करता है रेडिएंट एनर्जी को, विकिरण ऊर्जा को, जो किसी भी स्रोत से लाइट हीट के फॉर्म में एमिट होती है, उत्सर्जित होती है। अब इनके कुछ लक्षण देखें तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि ये डुअल नेचर के होते हैं, इनका कैरेक्टर डुअल होता है, द्वैत प्रकृति के होते हैं, अर्थात पार्टिकल कैरेक्टर एज वेल एज वेव कैरेक्टर। यानी कि कण के लक्षण भी पाए जाते हैं और तरंग के लक्षण भी पाए जाते हैं। उदाहरण देखें, जैसे फॉर एग्जाम्पल अ बीम ऑफ लाइट इज अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल मूविंग इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइट का पुंज कणों की धारा है जो कि तरंग के रूप में चल रही है। तो देखिए, आपने द्वैत प्रकृति देख ली। किस हिसाब से देखिए कि जो लाइट की जो स्ट्रीम है, लाइट की जो धारा है, वो वास्तव में क्या है, पार्टिकल है। और वो चल किस फॉर्म में रही है, किस तरह से चल रही है, वेव के फॉर्म में। यानी कि पार्टिकल नेचर भी आ गया और वेव का नेचर भी आ गया। नाउ सेकेंड पॉइंट कि these waves are associated with electric and magnetic field as oscillating perpendicular to each other and also perpendicular to the direction of propagation। ये जो प्रकाश का किरण पुंज है वो परस्पर दो लंबवत दोलायमान विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों से मिलकर बना है, और वह तल जिसमें विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोलन करते हैं, किरण पुंज के जो चलने की दिशा है उसके लंबवत होता है। कहने का मतलब ये है कि यदि मान लें कि जो बीम ऑफ लाइट है वो यदि z दिशा में प्रोपगेट कर रही है, z दिशा में चल रही है, तो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र क्या है, एक दूसरे इसके भी परपेंडिकुलर है और आपस में भी परपेंडिकुलर हैं। तो यदि किरण पुंज z डायरेक्शन में चल रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका होगा zx डायरेक्शन में, और चुंबकीय फील्ड यानी कि मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका yz तल में। और इसीलिए इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है सारी की सारी वो लाइट की वेलोसिटी से ही चलती हैं, यानी कि c = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चौथा पॉइंट कि जो वेवलेंथ है लैम्डा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, वो फ्रीक्वेंसी तथा वेलोसिटी के साथ जो रिलेशन होता है वो है c = न्यू लैम्डा, या यहाँ से न्यू ले लें तो c/λ हो जाएगा, और 1/λ इसकी वैल्यू रख दें तो ये हो जाएगा न्यू बार। तो न्यू बार क्या हो गया, 1/λ। न्यू बार को हम कहते हैं वेव नंबर या तरंग संख्या। न्यू बार को हम एक्सप्रेस करते हैं सेंटीमीटर इनवर्स से, जो कि एक नॉन एसआई यूनिट है, और लैम्डा को हम फिर किससे एक्सप्रेस करते हैं, सेंटीमीटर से, और सी सेंटीमीटर पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी की यूनिट सेकेंड इनवर्स होती है। एक और पॉइंट आप ले सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो फोटॉन से मिलकर बना हुआ है, और प्रत्येक फोटॉन जो है वो पैकेट एनर्जी का एक पैकेट है, और उसकी ऊर्जा को हम प्लैंक इक्वेशन के द्वारा दे सकते हैं, डैट इज़ E = h/ν। h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू क्या होती है,
6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। और यदि हम इसको CGS में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगी 6.62 इंटू 10⁻⁻27 अर्ग इंटू सेकेंड। अब देखो ये सारी की जो रेडिएशन है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में जो अलग अलग रेडिएशन कैसे आती है, जैसे गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज एंड सो ऑन। तो जो सारी रेडिएशन है वो वेव के रूप में ही चलती हैं, वेलोसिटी भी इनकी समान रहती है, लेकिन फिर भी ये एक दूसरे से कुछ गुणों में अलग होती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यदि हम एक्स रेज को लें तो ये ग्लास के थ्रू पास हो सकती है, ये मसल टिश्यू के थ्रू पास हो सकती है। यदि हम रेडियो वेव्स की बात करें तो वो वो एयर के थ्रू पास हो जाती हैं। यदि हम विजिबल, अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड की बात करें तो वो रिफ्लेक्शन तथा डिफ्रैक्शन फिनोमेना को शो करती हैं। तो देखो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कह रहे हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में ये सारी जो आप देख रहे हो रेडिएशन, वो सारे विकिरण आ जाते हैं। तो यदि हम हमें मालूम है कि सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होती है, गामा रेज की, और सबसे कम ऊर्जा रेडियो वेव्स की, यानी कि सबसे ऊर्जा ज़्यादा। तो इधर से यदि हम इधर जाएंगे तो ऊर्जा कम होगी, यदि ऊर्जा कम होगी तो फ्रीक्वेंसी भी कम होगी, लेकिन वेवलेंथ क्या होगा, वेवलेंथ बढ़ेगा। अब इसको आपको याद रखना है, तो आपको मालूम है कि जो गामा रेज है उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है, और ये जो ऊपर लिखा हुआ है, ये जो वैल्यू लिखी है, ये वैल्यू आपके वेवलेंथ की है। देखो तो इसका मतलब वेवलेंथ की वैल्यू क्या हो रही है, लगातार बढ़ती जा रही है। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा एनर्जी गामा की होती है, गामा रेज, देन एक्स रेज, उसके बाद आया अल्ट्रावायलेट, विजिबल, देन IR। अब आप विजिबल में आपको मालूम है, आप लिखते हो विजिबल में विप ग्योर, यानी कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा वॉयलेट की होती है और सबसे कम ऊर्जा रेड की होती है। तो विजिबल जब हम लिखते हैं तो विप ग्योर देखें तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा वॉयलेट की है, यानी कि विजिबल लाइट के इस तरफ हो गया अल्ट्रावायलेट, और विजिबल लाइट के राइट तरफ हो गया रेड, यानी कि इंफ्रारेड। तो विजिबल लाइट की एक तरफ अल्ट्रावायलेट जिसकी ऊर्जा ज़्यादा है, और विजिबल लाइट के राइट हैंड इंफ्रारेड जिसकी एनर्जी कम होती है। और इंफ्रारेड में भी नियर IR रीजन और फार IR रीजन होती है। उसके बाद माइक्रोवेव होती है, और देन उसके बाद रेडियो वेव्स आ जाती हैं। तो ये आपके ऊर्जा के कम होते हुए क्रम में ये आपके पास सामने ये चार्ट दे रखा है। ना नेक्स्ट आ जाते हैं तो बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेक्ट्रा देखें, यानी कि जो स्पेक्ट्रा का वर्गीकरण। तो दो तरह के स्पेक्ट्रा हैं, एक है एमिशन यानी कि उत्सर्जन, दूसरा है अवशोषण स्पेक्ट्रा। दोनों स्पेक्ट्रम को हमने फिर दो भागों में बांटा है, कंटिन्यूअस यानी कि सतत, असतत, इधर भी सतत और असतत। फिर असतत यानी कि जो डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा है उसको फिर दो भागों में बांटा गया है, लाइन जिसको हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा कहते हैं, और दूसरा बैंड। उस तरह से इधर भी एब्जॉर्प्शन वाले को भी सेम वैसे ही बांटा गया है, लाइन एंड बैंड। तो सबसे पहले हम समझें कि एमिशन स्पेक्ट्रम क्या है और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है। दोनों को डायग्राम दे रखा है, देखिए एमिशन का तो ये दे रखा है, एब्जॉर्प्शन का ये दे रखा है। तो सबसे पहले देखिए एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होता है। इसमें किसी भी पदार्थ को ऊर्जा दी जाती है। देखिए ये एनर्जी हम किसी पदार्थ, यहाँ पर सारे पदार्थ हैं, उसको हम ऊर्जा देते हैं। तो जिन पदार्थ के अणु के या तो इसके अंदर मॉलिक्यूल होंगे या एटम होंगे, तो जिसकी भी ऊर्जा बहुत अधिक हो जाती है, वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी को वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में उत्सर्जित कर देते हैं। ये देखिए ये उत्सर्जन हो रहा है वो किनका हो रहा है, जब ऊर्जा इनको मिलती है तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी जिसमें ज़्यादा एनर्जी हो गई, वो अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी को वो उत्सर्जित कर देते हैं इस तरह से।
तो उत्सर्जित कर देते हैं, तो इसलिए हम इसको उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कह रहे हैं या एमिशन स्पेक्ट्रम कह रहे हैं। ये जो उत्सर्जित कर रहे हैं ये रेडिएशन डिटेक्टर में आती है और उसके बाद फिर रिकॉर्डर में चल जाती है। तो इस स्पेक्ट्रम को फिर हमने क्या कहा, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। ये जो हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ है, ये जो हमें ग्राफ प्राप्त हुआ है, इसको हमने क्या कहा, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहा ना। अब हम देखें, ये तो उत्सर्जन तरह का हो गया। अब हम देखें कि एब्जॉर्प्शन में क्या होता है। तो एब्जॉर्प्शन में किसी पदार्थ में से होकर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को पास कराते हैं। तो देखो ये तो पदार्थ है और ये देखिए ये क्या चीज़ है, ये जो पास हो रही है वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम पास कराते हैं या गुजारा जाता है। तो इनमें से जो कई जो रेडिएशंस हैं वो मॉलिक्यूल के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाती हैं और जो एब्जॉर्ब नहीं होती हैं वो इसके आगे फिर इसमें से होकर फिर ये निकल जाती हैं। तो चूँकि यहाँ पर जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब हो रही है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो एब्जॉर्ब हो रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन तरह का स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब ये जो एब्जॉर्ब नहीं हुई ऊर्जा वो निकल रही है, वो डिटेक्टर और फिर ये रिकॉर्डर पे चली जाती है। तो ये दो तरह का स्पेक्ट्रम होता है। एक होता है एब्जॉर्प्शन तरह का, यानी कि ये वाला जिसमें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन होता है और जो एब्जॉर्ब नहीं होती है वो निकल जाती हैं। और दूसरा है एमिशन, जिसमें कि हम एनर्जी देते हैं और मॉलिक्यूल की जिसकी बहुत ज़्यादा ऊर्जा हो जाती है वो उनको उत्सर्जित करता है, एमिशन करता है, एमिट करता है। तो इसको हम कहेंगे एमिशन स्पेक्ट्रम ना। अब हमने इनको बांटा है दो भागों में, एक कंटिन्यूअस है, दूसरा डिसकंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम एंड डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो कंटिन्यूअस यानी कि सतत, जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा है, सतत का मतलब है लगातार। लगातार का मतलब इसमें कोई बाउंड्री में एक डिफरेंस नहीं होता, कोई सीमा में कोई विभाजन, पार्टीशन नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल यदि हम विजिबल लाइट को प्रिज्म से गुजारेंगे तो जो हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है वो कंटिन्यूअस होता है। तो कंटिन्यूअस क्यों है, क्योंकि जो 7 रंग होते हैं वो एक दूसरे में डिफ्यूज़ होते हैं। ये जानना बहुत मुश्किल हो जाता है कहाँ पे नीला रंग ख़त्म हुआ, कहाँ से हरा रंग शुरू हो गया। जैसे विबग्योर कहाँ पे वॉयलेट रंग ख़त्म हुआ और कहाँ पे इंडिगो शुरू हो गया। तो यहाँ पे पार्टीशन नहीं होता कि वॉयलेट और इंडिगो के बीच में कहीं पर कोई सीमा हो कि हमें पता हो कि यहाँ वॉयलेट ख़त्म, अब यहाँ से इंडिगो शुरू हो रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इस स्पेक्ट्रम को हम कहते हैं कंटिन्यूअस एमिशन स्पेक्ट्रम। ये कंटिन्यूअस एमिशन स्पेक्ट्रम का एग्जाम्पल है। अब जैसा हम कंटिन्यूअस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का एग्जाम्पल देखें, यदि मान लें विजिबल लाइट है, विजिबल लाइट के सामने हमने एक ग्लास है, लाल कांच का टुकड़ा है, उसको रख दिया, तो क्या होगा, ये जो कांच का टुकड़ा है वो लाल रंग के वेवलेंथ वाली रेडिएशन के अतिरिक्त सारी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके बाद केवल लाल जो है, लाल वाला जो वेवलेंथ है वो हमें दिखता है। तो इस वजह से जो स्पेक्ट्रम हुआ वो लाल कांच का कंटिन्यूअस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहलाता है। देखो मान लो जैसे यहाँ पर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का एग्जांपल मान लीजिए, ये क्या है, एक लाल कांच का टुकड़ा है, यहाँ से क्या आ रही है, लाइट आ रही है। अब लाइट आ रही है तो क्या हुआ, इस लाल कांच के टुकड़े ने सारी वेवलेंथ यानी विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ग्रीन, ये सो ऑन जो 7 कलर हैं, केवल रेड के अलावा बाकी सबको तो इसने एब्जॉर्ब कर लिया है और केवल रेड वाली जो वेवलेंथ है उसको पास होने दिया है और इस वजह से हमें इस कांच का लाल रंग दिखाई देता है। तो ये एग्जाम्पल किसका हुआ, कंटिन्यूअस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का हुआ। तो देखो ये कंटिन्यूअस आपने देखा, कंटिन्यूअस देखा, कौन कौन सा देखा, कंटिन्यूअस आपने देखा, एमिशन स्पेक्ट्रम देख लिया और कंटिन्यूअस आपने देख लिया। एमिशन स्पेक्ट्रम क्या देखा, जब प्रिज्म के थ्रू हम लाइट पास कराते हैं तो वो 7 रंगों में जो विभक्त हो जाती हैं वो क्या है, कंटिन्यूअस एमिशन स्पेक्ट्रम हो गया। और ये दूसरा क्या हो गया, जो लाल कांच का टुकड़ा का एग्जाम्पल क्या हुआ, कंटिन्यूअस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हो गया। नाउ हम दूसरे पर आ जाएं यानी कि डिसकंटिन्यूअस पर। तो ये स्पेक्ट्रम जैसा नाम से लग रहा है खंडों में विभक्त है, यानी कि ये लगातार नहीं है। इनको 2 भागों में फिर बांटा गया है, एक है लाइन या एटॉमिक और दूसरा है बैंड स्पेक्ट्रम।
तो जो लाइन स्पेक्ट्रम में हमें अलग अलग वेवलेंथ से रिलेटेड कई लाइंस हमें प्राप्त होती है। ये जो लाइन स्पेक्ट्रम जो पदार्थ देते हैं, जो तत्व देते हैं, पहला तो वो तत्व एटॉमिक स्टेट में होना चाहिए, दूसरा वो वेपर फॉर्म में होना चाहिए। तो यदि ये दो कंडीशन फुलफिल करता है तो जो प्रकाश उसमें से उत्सर्जित होता है उसको यदि हम स्पेक्ट्रोस्कोप की सहायता से देखें तो जो स्पेक्ट्रम हमें प्राप्त होती हैं उनमें पतली तथा बहुत ही चमकीली अनेक लाइंस हमें मिलती हैं जो कि डिसकंटिन्यूअस होती हैं, जो कि असतत होती हैं। इसका मतलब कि दो लगातार जो क्रमागत रेखाएं हैं उनके बीच में डार्क स्पेस होता है। और चूंकि ये जो स्पेक्ट्रम है पदार्थों के एटम के द्वारा प्राप्त होता है, परमाणुओं के द्वारा प्राप्त होता है, इसलिए हम इसको एटॉमिक स्पेक्ट्रा कहते हैं। और हर एलिमेंट के लिए एक कैरेक्टरिस्टिक लाइन स्पेक्ट्रम होता है। यदि हम मान लो अननोन कोई भी मैटर को हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से उसके बारे में जानना चाहते हैं कि उसमें वास्तव में है क्या चीज़, हमारे सैंपल में क्या चीज़ प्रेजेंट है, तो हम यहाँ से जान सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यदि हमने सोडियम वेपर अपने सैंपल के में रख रखा है तो हमें दो लाइन मिलेंगी। कौन कौन से वेवलेंथ पे? एक 5890 पर और दूसरी 5896 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ पे हमें लाइन प्राप्त होंगी, जिससे कि हमें पता चल जाता है कि ये जो हमारा जो हमने सैंपल में ले रखा है वो सोडियम वेपर ले रखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर तत्व के लिए एक अभिलाक्षणिक रेखीय स्पेक्ट्रम हमें मिलता है। जैसे सोडियम वेपर के लिए हमें दो लाइन मिलती हैं, एक 5890 पर और दूसरी 5896 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ पर प्राप्त होती हैं। अब लाइन स्पेक्ट्रम यदि एमिशन की तरह का हुआ, यानी कि एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम हुआ, तो हमें काले बैकग्राउंड पे चमकीली लाइन मिलेंगी, और यदि एब्जॉर्प्शन प्रकार का हुआ तो चमकीली सतह पर काली रेखाएं प्राप्त होती हैं। तो क्योंकि लाइन स्पेक्ट्रम भी दो तरह के हैं, एक एमिशन तरह का, दूसरा एब्जॉर्प्शन तरीके का। ठीक है, तो यदि एमिशन तरह का है तो इसका मतलब हमें चमकीली रेखाएं मिलेंगी, किस पर? काले बैकग्राउंड पर। और यदि एब्जॉर्प्शन तरीके का है तो हमें चमकीली सतह पर काली रेखाएं प्राप्त होंगी। काली रेखाएं का मतलब कि उस जगह के वेवलेंथ का जो रेडिएशन है, वेवलेंथ है, वो पदार्थ ने अवशोषित कर लिया हुआ है। नाउ बैंड स्पेक्ट्रम या मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम। तो इस प्रकार के स्पेक्ट्रम में एक बैंड का एक समूह हमें मिलता है, और ये स्पेक्ट्रम हमें तब प्राप्त होता है जब पदार्थ लिक्विड फॉर्म में हो, द्रव अवस्था में हो और मॉलिक्यूलर अवस्था में हो, और इसी कारण इनको हम मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा भी कहते हैं। यदि हम हाई पावर स्पेक्ट्रमदर्शी के द्वारा, स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा यदि इन बैंड को देखते हैं तो हमें दिखता है कि ये वास्तव में बहुत अधिक संख्या में पास सटी हुई रेखाएं हैं, और इनको यदि हम गर्म कर दें, किनको? जो पदार्थ जिनसे हमें बैंड स्पेक्ट्रम मिल रहा है, यदि हम उनको हाई टेम्परेचर पे यदि गर्म करें तो बैंड स्पेक्ट्रम गायब हो जाएगा और हमें लाइन स्पेक्ट्रम मिलने लगेगी। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि बैंड स्पेक्ट्रम अणुओं के द्वारा उत्पन्न होते हैं, और ये बैंड स्पेक्ट्रम भी उत्सर्जन और अवशोषण दोनों तरीके के होते हैं। तो आज बच्चों यहीं तक इस चैप्टर में लेंगे, और नेक्स्ट टर्न पे फिर इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें जो शॉर्ट नोट्स आते हैं, बॉर्न ओपेनहीमर अप्रॉक्सीमेशन, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो लेंगे नेक्स्ट टर्न पे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।